हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोड विद वेद। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एंगुलर एंड डॉट नेट। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे एंगुलर एंड डॉट नेट का, उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजमेंट करेंगे एंड देन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन विद द रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, and after that profile management, then search and pagination on our tables। फिर हम लोग लीव मैनेजमेंट करेंगे एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद एक बेसिक सैलरी मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग एडमिन के लिए डैशबोर्ड रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्विकली हम लोग अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का डेमो देख लेते हैं। तो ये है हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग पहले एडमिन से लॉगिन करेंगे, तो admin@test.com ईमेल आईडी हम देंगे और यूजर नेम पासवर्ड देंगे 12345। लॉगिन करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां हम लोग टोटल सैलरी फॉर दिस मंथ दिखा रहे हैं, देन टोटल एम्प्लॉय काउंट दिखा रहे हैं, टोटल डिपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं और वो उन एम्प्लॉयज की लिस्ट यहाँ एक टेबल में दिखा रहे हैं जो आज के दिन लीव पे हैं। फिर हम एक चार्ट्स दिखाएंगे जहां पे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट्स है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने एडमिन की प्रोफाइल में। तो यहाँ पे एडमिन की प्रोफाइल है, एडमिन यहाँ से अपनी इमेज चेंज कर सकता है और उसे अपडेट कर सकता है। ओके, देन हम लोग डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है। अगर आपको डिपार्टमेंट ऐड करना है तो यहाँ से आप लोग डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए हम एक डिपार्टमेंट 3 ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारा डिपार्टमेंट सेव्ड हो जाएगा और यहाँ नेक्स्ट पेज पे ऐड हो जाएगा। ओके, आप इसी तरह इस डिपार्टमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ स्पेलिंग चेंज करनी है तो यहाँ से हमने स्पेलिंग चेंज की, हमारा डिपार्टमेंट नेम चेंज हो गया। ओके, और अगर आपको डिपार्टमेंट को डिलीट करना है तो आप डिपार्टमेंट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं। यहाँ पे हमने सर्च दिया हुआ है एंड पेजिनेशन दिया हुआ है। अभी हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं। लेट्स ऐड वन मोर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की ईमेल डालते हैं emp@test.com। जॉब टाइटल हम लोग डिजाइनर सेलेक्ट करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट देते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, देन सैलरी 20,000, देन हम लोग ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट वर्किंग डे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड और इसको ऐड करेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारा एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा और आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको एम्प्लॉय को चेंज करना है, सपोज इसका डिपार्टमेंट जॉब टाइटल हमें चेंज करना है तो हमने डिजाइनर डाल दिया। ओके, अब इसका जॉब टाइटल चेंज हो चुका है। सपोज चलिए हमें सर्च करना है एम्प्लॉय 3 को, तो EMP3 हमने सर्च किया और ये हमारा एम्प्लॉय आ गया। ओके, इसके बाद अगर हमें इसका अटेंडेंस देखना है, सपोज EMP2 इस एम्प्लॉय का हमें अटेंडेंस देखना है, तो चलते हैं अटेंडेंस देखते हैं। तो इसकी अटेंडेंस है 19 फरवरी को ये प्रेजेंट था। ओके, इस तरीके से इसकी अटेंडेंस आ चुकी है। अब आते हैं लीव पे। तो एम्प्लॉय ये हमारे पास 2 लीव की रिक्वेस्ट आई हुई है, एडमिन इसको रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, और ये पूरा हमारा डैशबोर्ड है। अब चलते हैं लॉगिन करते हैं एम्प्लॉय से। तो emp1@test.com, पासवर्ड डालते हैं 12345 और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यहाँ हमें एम्प्लॉय का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ से एम्प्लॉय अपने आप को मार्क कर सकता है प्रेजेंट। और यहाँ पे अप्लाई कर, अगर उसे लीव अप्लाई करनी है तो वो लीव अप्लाई कर सकता है। चलिए हम लोग लीव अप्लाई कर देते हैं। गोइंग आउट ऑफ टाउन, लीव सेलेक्ट किया 13 के लिए, या फ्यूचर की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। लीव अप्लाइड हो गई है। जैसे अब यहाँ हम डाल अपने लीव्स में जाएंगे तो देखिए एक हमारी लीव्स 9 है वो रिजेक्ट हो गई है, फरवरी 21 की, और मार्च 21 की अभी पेंडिंग है जहां एडमिन इसको अप्रूव कर सकता है। अटेंडेंस हिस्ट्री में जाएंगे तो 19 और 21 की हमारी अटेंडेंस लगी हुई है। चलिए एडमिन को लॉगिन करते हैं @test.com 12345 और लीव्स में जाएंगे। अभी ये एक 21 मार्च की हमारे पास लीव रिक्वेस्ट आई है। सपोज इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो लीव्स में हमारी लीव एक्सेप्टेड हो गई है। ओके, तो ये पूरा हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। सपोज एम्प्लॉय को अपना नाम चेंज करना है तो चेंज कर सकता है, फोन नंबर चेंज करना है फोन नंबर चेंज कर सकता है। ओके, सैलरी चेंज नहीं होगी। चलिए इसको अपडेट कर इमेज चेंज कर देते हैं, इमेज चेंज हो गई। ओके, अब हम प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देखोगे इमेज चेंज हो गई है। इस तरीके से हमारा पूरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करेगा। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना
बैकएंड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो बैकएंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और एपीआई क्रिएट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे ASP.NET Core वेब एपीआई। ओके, अगर आपके यहाँ रिसेंट प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो वेब एपीआई। ओके, और यहाँ पे वेब एपीआई को आप सेलेक्ट करेंगे। वेब एपीआई को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देंगे। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। हम प्रोजेक्ट फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम लोग अपना फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी लेटेस्ट .NET का वर्जन 9 है जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। HTTPS सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन एपीआई का सपोर्ट हम लोग डालेंगे। ठीक है, और कंट्रोलर यूज़ करेंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है, इसको बिल्ड करते हैं एक बार। ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो गया, इसको स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है और इसको हम लोग ओपन करेंगे अपने वी ब्राउज़र में और चेक करेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं। तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट डॉट HTTPS में जाएंगे। यहाँ एक पाथ हमारा डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर क्रिएट हुआ है, उसको देखते हैं रन करके। तो देखिए ये हमारा जो एक कंट्रोलर पहले से क्रिएट हुआ है वो हमारा रन कर रहा है, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस कंट्रोलर को जो यहाँ बना हुआ है उसको डिलीट कर देंगे और हम लोग एक सिंपल प्रोजेक्ट कंट्रोलर यहाँ क्रिएट करेंगे एपीआई का और उसका नाम रखेंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर। ओके, और यहाँ से हम लोग एक HTTP गेट फंक्शन बनाएंगे स्ट्रिंग और यहाँ से रिटर्न करेंगे ओके मैसेज सर्वर रनिंग और ये यहाँ से रिटर्न करेगा एक्शन रिजल्ट। ओके, नाउ अब चेक करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करेंगे। अब ये हमारा API स्लैश कंट्रोलर पे का जो नेम है वो देने पे हमें मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ पे हमें डेटा रिटर्न हो रहा है सर्वर रनिंग। अब इसमें हमको अगर आप देखोगे तो .NET 9 में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एपीआई का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन हमें कोई स्वैगर का यूआई नहीं मिलता। बट हम स्वैगर यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक नया लाइब्रेरी आया हुआ है नूगेट पैकेज जो हम लोग आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है स्केलर। ओके, तो हम लोग स्केलर यूज़ करेंगे, स्वैगर नहीं यूज़ करेंगे। स्केलर सर्च करने के बाद स्केलर डॉट ASP.NET Core इस पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब क्या करेंगे हैं, हम लोग जाएंगे अपने program.cs फाइल में और यहाँ पे map.scalar API रेफरेंस इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट में स्वैगर का सपोर्ट आ जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि स्वैगर रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि स्केलर हमारा इंस्टॉल हो गया है या नहीं, हम लोग स्केलर पाथ पे जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे एक यूआई आ गया है और उसको दिखा रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में एक एपीआई क्रिएट हो चुकी है। तो जितने भी एपीआईज हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो यहाँ लिस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी एपीआई को यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अभी ये स्वैगर का अल्टरनेटिव आया है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सेंड करते हैं। जैसे ही हमने सेंड किया हमें रिटर्न आ गया मैसेज। ठीक, तो हमने इस तरीके से स्केलर डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग नूगेट पैकेज इंस्टॉल करेंगे, नूगेट मैनेजर में चलना है और यहाँ हम लोग सर्च करेंगे इंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम लोग अपना डेटाबेस जो एक्सेस करेंगे वो इंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंटिटी फ्रेमवर्क कोर को इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट टूल्स को इंस्टॉल करना है। इसका यूज़ हम लोग माइग्रेशन करने में करेंगे, क्योंकि जो हम इस प्रोजेक्ट में अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। तो हम लोग मॉडल्स क्रिएट करेंगे और मॉडल से माइग्रेशन करके डेटाबेस जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और टूल्स को डाउनलोड
इंस्टॉल कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो एसक्यूएल सर्वर का करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो डेटाबेस होने वाला है वो एसक्यूएल सर्वर होगा। तो एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है प्रोजेक्ट में। अब हम लोग को डेटाबेस सेटअप करना है। ओके, तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम लोग रखेंगे डेटा। और इस डेटा फोल्डर के अंदर हम लोग एक ऐप कंटेक्स्ट फाइल बनाएंगे जिसका यूज करेंगे हम लोग डेटाबेस एक्सेस के लिए, ठीक है। तो चलिए ऐप डीबी कंटेक्स्ट, ये हमारी फाइल बन गई। और हम लोग नेम स्पेस यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क। अब इसमें हमें एक डीबी कंटेक्स्ट क्लास है जो इंप्लीमेंट करनी है। ओके, लाइक दिस। अब हम लोग अपनी इस ऐप डीबी कंटेक्स्ट को ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ हम लोग डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे लाइक दिस। और इसको हम एज ए डिपेंडेंसी अभी अटैच करेंगे अपने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक इंटिटी बनाएंगे, इंटिटी फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो चलिए इंटिटी फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। तो इंटिटी का मतलब ये हुआ हमारे प्रोजेक्ट में जो भी डेटाबेस यूज होने हैं उनके हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे। अब तो हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक एम्प्लॉय इंटिटी क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आईडी रखेंगे और एम्प्लॉय का नेम रखेंगे। बाकी चीजें जब हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट करेंगे तो इसमें और सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। बट अभी टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेटाबेस हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, तो हम लोग दो प्रॉपर्टीज से इसको चेक करेंगे अभी। अब हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। मॉडल क्रिएट करने के बाद हमें इसे डीबी कंटेक्स्ट फाइल में अपना रजिस्टर करना है। तो कैसे करेंगे, डीबी सेट का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय मॉडल का रेफरेंस देंगे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, हमारे डेटाबेस में एक एम्प्लॉयज नाम की टेबल क्रिएट होगी जो कि मैप होगी एम्प्लॉय एंटिटी से। ओके, इस तरीके से हम लोग ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। अब ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन में सेटअप करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेस और यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐड डीबी कंटेक्स्ट और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है, यूज एसक्यूएल सर्वर। इससे क्या होगा, हम ये बता रहे हैं हमारी ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल है जो डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने में यूज होगी और हम लोग जो डेटाबेस यूज करेंगे वो होगा यूज एसक्यूएल सर्वर। अब इस एसक्यूएल सर्वर को हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे नेम और यहाँ पे डिफॉल्ट कनेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ हमारे ऐप सेटिंग फाइल में जो कनेक्शन स्ट्रिंग सेक्शन है वहां पे उस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप लोग यूज करो जिसका नाम डिफॉल्ट कनेक्शन है। तो हम लोग अब ऐप सेटिंग फाइल में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे सिस्टम की कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने अपना इसी का नाम दिया हुआ है और हम लोग डेटाबेस इस नाम से क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट डीबी। और ये एसक्यूएल की कनेक्शन स्ट्रिंग है, आप गूगल करके डाल सकते हैं कि कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। और हमने ये डिफॉल्ट कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इस सेक्शन को ये रिसीव करेगा। ओके, अब ये सेटअप हो चुका है। अब हमें अपना डेटाबेस माइग्रेशन करना है। तो डेटाबेस माइग्रेशन करने के लिए हमें पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करना है और यहाँ ऐड माइग्रेशन कमांड रन करनी है। ओके, जब हम लोग ऐड माइग्रेशन कमांड को रन करेंगे तो वो नेम मांगेगा। तो हम लोग यहाँ देंगे कि इनिशियल माइग्रेशन है हमारा, यानी हम फर्स्ट माइग्रेशन करने जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमें क्या बताना है ऐसे कि जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर डिफॉल्ट सेक्शन में है। ओके, अब बिल्ड करते हैं माइग्रेशन को। वी हैव सम प्रॉब्लम। तो अपने ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल को देखते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो हमें यहाँ ऑप्शन जब मिला है तो हम अपने डीबी कंटेक्स्ट फाइल में इस ऑप्शन को सेंड करेंगे। ओके, चलिए फिर से हम लोग रन करेंगे ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नेम देंगे। ओके ओके, यहाँ से हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो गया है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन में और यहाँ पे आपको एक माइग्रेशन फोल्डर दिखेगा और आप देखोगे
यहाँ माइग्रेशन हमारा जनरेट हुआ है और इसमें ये बता रहा है कि यह एक एम्प्लॉय टेबल हमारा क्रिएट होगा जिसमें आईडी एंड नेम कॉलम्स होंगे। तो चलिए हम लोग अपने एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं। एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करने के बाद अकाउंट को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। ओके, तो अभी हमने माइग्रेशन जनरेट किया है। अब माइग्रेशन से हम लोग डेटाबेस को कैसे अपडेट करेंगे? तो कमांड है अपडेट डेटाबेस और जैसे ही हम अपडेट डेटाबेस करेंगे ये एक एसक्यूएल जनरेट होगी और ये इसको हमें डेटाबेस पे रन कर देगी। तो चलिए हम अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे यहाँ पे एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, उसमें एक टेबल भी जनरेट हो गई है और उस टेबल में कॉलम्स हैं हमारे पास आईडी एंड नेम और एक टेबल जनरेट हुई है ईएफ माइग्रेशन हिस्ट्री। तो यहाँ हम जो भी माइग्रेशन यहाँ रन करते हैं मॉडल में चेंज करने के बाद वो यहाँ पे रिस्टोर होता है। ओके, इस तरीके से हमारा डेटाबेस जनरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने इम्प्लॉय टेबल में कुछ डेटा सीड करना है, मतलब कि हम लोग कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में। तो कैसे करेंगे? एक क्लास यहाँ क्रिएट करेंगे डेटा सीड हेल्पर और ये एक्सपेक्ट करेगा ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल को, क्लास को, और हम लोग यहाँ फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वायर्ड इंसर्ट डेटा और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर डीबी कंटेक्ट इफ डीबी कंटेक्स्ट फाइल जो है इसको पहले हम लोग प्रॉपर्टी में एक फील्ड में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ डीबी कंटेक्स्ट फाइल में एक एम्प्लॉय टेबल हमें मिलेगी। अगर इसमें एक भी डेटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर हमारे पास कोई इसमें डेटा नहीं है, यानी हम फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय को इंसर्ट कर देंगे। ओके, एम्प्लॉय 1। ओके, तो हम एक एम्प्लॉय को यहाँ ऐड कर देंगे और db context डॉट सेव चेंजेस फंक्शन को कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा और अगर हमें और इंसर्ट करने हैं तो और कर देते हैं, कम से कम 2 तो एम्प्लॉय हमारे पास हो जाए। यहाँ पे आईडी देने की जरूरत नहीं, आईडी ऑटो जनरेट होगी। हम करते हैं एम्प्लॉय 2। तो चलिए अब इस डेटा सीट को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करेंगे, रन कैसे करेंगे? तो प्रोजेक्ट डॉट cs फाइल पे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग ऐप डॉट सर्विसेज डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस ऐप डीबी कंटेक्स्ट इसको कॉल करेंगे। ओके, और यहाँ है डेटा सीड हेल्पर हमें मिल जाएगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ हमें पहले तो ये डीबी कंटेक्स्ट मिला। ओके, ये हमें यहाँ से मिला डीबी कंटेक्स्ट। ओके, और हम लोग न्यू डेटा फीड हेल्पर क्लास में इस डीबी कंटेक्स्ट को सेंड कर देंगे और डेटा फीड हेल्पर का जो फंक्शन है इंसर्ट डेटा, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको क्योंकि ये जो ऐप डीबी कंटेक्स्ट है वो स्कोप्ड रजिस्टर होता है। ओके, एज ए स्कोप, तो हमें इसे एज ए स्कोप सेट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग एक यूजिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे और स्कोप क्रिएट करेंगे। कैसे? ऐप डॉट सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप से, और ये स्कोप हमें मिल जाएगा और उस स्कोप के अंदर हम लोग अपना कोड पेस्ट करेंगे और फिर जो ये सर्विसेज हैं हम लोग स्कोप के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर इसके थ्रू गेट करेंगे। ओके, तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, यहाँ डिबग लगाएंगे। प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, हमें डीबी कंटेक्स्ट फाइल में क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हम इंसर्ट डेटा फंक्शन में जा रहे हैं, हमें डेटाबेस में एक भी टेबल नहीं मिलेगी, तो हम लोग ये हमारा कोड रन हो जाएगा और सेव चेंजेस से हमारा जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, अब इसको वेरीफाई करते हैं, हम लोग एम्प्लॉय क्लास पे क्वेरी रन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 इंसर्ट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और ऐप डीबी कंटेक्स्ट को इंजेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे डीबी कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। इससे क्या होगा, डेटाबेस में जो भी एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट डीबी कंटेक्स्ट को हमने
कंट्रोलर में यूज़ किया है, बट आगे जब हम लोग पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम लोग कंट्रोलर में डायरेक्ट डीबी कंटेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ करेंगे और रिपोजिटरीज क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग डेटा एक्सेस करेंगे। ओके, चलिए इसको देखते हैं चला के। प्रोजेक्ट हमारी ये एपीआई है, इसको रन करेंगे। जैसे ही हमने सेंड किया रिक्वेस्ट, हमें 2 एम्प्लॉइज़ जो हमारे डीबी में है वो यहाँ से रिटर्न हो गए। इस तरीके से हम लोग डेटा बेस का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया और हमारा जो डॉटनेट 9 वेब एपीआई है वो सेटअप हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा डॉटनेट का बैकएंड प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग अपना फ्रंट एंड एंगुलर में क्रिएट करेंगे। तो उसके करने के लिए सबसे पहले हम लोग फोल्डर ओपन करेंगे जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ये हमारा सोल्यूशन फोल्डर है और यहीं पे हम लोग अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ CMD ओपन करेंगे, CMD हमारी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे एंगुलर से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, मेरे सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम पे एंगुलर नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप कैसे एंगुलर CLI इंस्टॉल करते हैं ये मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा एंगुलर में। ओके, तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ng न्यू वेब ऐप। ओके, हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा वेब ऐप। हम लोग SCSS का यूज करेंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम APIs यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे, वेब ऐप, इसको ओपन कर लेंगे VS कोड में। प्रोजेक्ट हमारा VS कोड में ओपन हो गया है। ये app.components में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए npm start प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंगुलर एप्लीकेशन का। तो इसको हम app.component में जो भी HTML है उसको हटा लेंगे और यहाँ हम लोग एक हेलो हेडिंग डालेंगे। देखेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट रिप्लिकेट कर रहा है चेंजेस को या नहीं। तो इस तरीके से हमने एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए ng add @angular material करते हैं। यस यस, ओके, एंगुलर मटेरियल हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट हम टेलविंड CSS इंस्टॉल करेंगे। तो टेलविंड CSS फ्रेमवर्क में जाएंगे, एंगुलर कॉपी कमांड को हम लोग पेस्ट करेंगे, npm install tailwind CSS। ठीक, इसके बाद हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, post css rc.json फाइल। ओके, post css rc.json फाइल, और इसके अंदर हम लोग कंटेंट डालेंगे यहाँ जो है। ओके, इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे @import tailwind CSS को अपने CSL फाइल में। ओके, और इसको जो यहाँ पे HTML ऐड हुआ है इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते अभी के लिए। ओके, बॉडी टैग हटा देते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो ये सैम्पल HTML दिया हुआ है इसको यूज करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारा टेलविंड CSS वर्क कर रहा है या नहीं। यू कैन सी इसका ये जो टेक्स्ट है वो डेकोरेटेड हो चुका है और वो क्लासेस हमारी टेलविंड CSS से आ रही हैं। तो टेलविंड CSS हमारा कन्फिगर हो गया है। अब हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, कैसे? तो चलिए गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पॉपिंस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, पॉपिंस, और यहाँ पे लाइट को सेलेक्ट करके गेट फॉन्ट, और जो ये एम्बेडेड कोड आया है इसको कॉपी कर लो और index.html फाइल पे जाके यहाँ पे जो फॉन्ट है पहले से रोबोटो फॉन्ट उसको हटा के हम पॉपिंस फॉन्ट को ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ बॉडी में हमें अपनी पॉपिंस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे दे देना है। ओके, लाइक दिस। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने अपनी प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया है एंगुलर प्रोजेक्ट का। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये मैंने फीचर्स लिस्ट क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो देखते हैं एक बार फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप हमने कर लिया है। हम डिपार्टमेंट मैनेजमेंट करेंगे, फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट करेंगे, फिर यूजर अथेंटिकेशन करेंगे और एडमिन एंड एम्प्लॉय रोल को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर प्रोफाइल मैनेजमेंट करेंगे, लीव मैनेजमेंट, देन अटेंडेंस मैनेजमेंट एंड द पेरोल, और उसके बाद हम एडमिन के लिए डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर से।
तो डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए हम लोग पहले अपने .NET प्रोजेक्ट में एपीआईज क्रिएट करेंगे ऐड, एडिट, डिलीट के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए एंटिटी क्रिएट करने का। तो हमें एंटिटी क्रिएट करनी है डिपार्टमेंट, और हम इसमें आईडी देंगे और डिपार्टमेंट का नेम देंगे। ओके, इसके बाद हमने एंटिटी बना लिया। इसका रेफरेंस हमें अपने ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल में देना है। हमने रेफरेंस दे दिया। अब हमको क्या करना है, माइग्रेशन रन करना है। तो हम लोग ऐड माइग्रेशन करेंगे, माइग्रेशन का नेम देंगे ऐड डिपार्टमेंट टेबल। माइग्रेशन रन करने के बाद हमें डेटाबेस अपडेट करना है। तो डेटाबेस अपडेट करने के लिए हमें अपडेट डेटाबेस कमांड को रन करना है। अपडेट डेटाबेस। ओके, हमारा माइग्रेशन रन हो गया है। एसक्यूएल सर्वर में हमारे डेटाबेस में डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट होनी चाहिए। अपने एसक्यूएल सर्वर में देखेंगे टेबल्स में, और यहाँ हमारी डिपार्टमेंट्स टेबल क्रिएट हो गई है। ओके, तो चलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है कि हम लोग एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे जिसका यूज हम लोग करेंगे डेटा एक्सेस के लिए। तो सबसे पहले हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना है, आई रिपोजिटरी। ये हम जेनेरिक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे जिससे कि हम लोग ऐड, एडिट, डिलीट फंक्शन को रीयूटिलाइज कर सकें। तो सबसे पहले हमारा फाइंड फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद फाइंड बाय आईडी होना चाहिए, फाइंड बाय आईडी। ओके, ऐड एसिंक फंक्शन हमारा होना चाहिए, और यहाँ हम टास्क रिटर्न करेंगे। ओके, और ये टास्क ऑफ टी होगा, और इसे हम लोग गेट ऑल फंक्शन करेंगे। यहाँ पे हम टास्क लिस्ट ऑफ टी रिटर्न करेंगे। ओके, ये जेनेरिक है अभी के लिए। सेम अपडेट एसिंक एंड डिलीट एसिंक। ओके, ये हमारी जेनेरिक मेथड्स हो गए। अब एक हम लोग क्लास बनाएंगे रिपोजिटरी, ओके, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ओके, चलिए एक क्लास क्रिएट करते हैं। ये हमारी जेनेरिक रिपोजिटरी है जो इम्प्लीमेंट करेगी आई रिपोजिटरी को। ओके, और इसके सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो ऐप डीबी कंटेक्स्ट को इंजेक्ट करेगा। और डीबी कंटेक्स्ट से हम लोग डी उस डीबी का रेफरेंस निकाल लेंगे। ओके, इसको हम लोग प्रोटेक्टेड टाइप का रखेंगे, डीबी सेट। अभी मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है। ठीक है, सपोज हमने डिपार्टमेंट रिपोजिटरी हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे टी क्या होगा, टी हमारा डिपार्टमेंट होगा। ओके, तो जो ये डीबी सेट इसमें जो रेफरेंस आएगा वो डिपार्टमेंट टेबल का आएगा। ठीक है, तो आप जब हम यहाँ से टी यानी डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे तो डीबी सेट में हम लोग ऐड एंटिटी को, अपनी एंटिटी को ऐड एसिंक में ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसे एसिंक फंक्शन बनाएंगे। ओके, और फिर एसिंक है तो इसे अवेट करेंगे। ओके, सेम हम यहाँ अवेट db set डॉट रिमूव। अब रिमूव के लिए हमें चाहिए वो एंटिटी जो हमें डिलीट करनी है। ओके, एंटिटी। तो हम क्या करेंगे, गेट बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी फंक्शन कॉल कर देंगे, हमें एंटिटी मिल जाएगा, और उस एंटिटी से हम यहाँ रिमूव कर देंगे। ओके, और इसको हम लोग करेंगे अवेट, या इसको अवेट नहीं करना है, लाइक दिस। फाइंड बाई आईडी को कैसे करेंगे हम लोग, रिटर्न, इसको भी हमें एसिंक बना लेते हैं, एसिंक, और अवेट रिटर्न db set डॉट फाइंड। इसको हम लोग एंटिटी में रखते हैं और रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे इसको एसिंक फंक्शन बनाया है, तो हम अपनी रिपोजिटरी में जाएंगे और इसको चेंज कर देंगे। ओके, इंटरफेस में चेंज कर देंगे, और यहाँ इसका भी रेफरेंस चेंज कर देंगे, और गेट ऑल में हम लोग रिटर्न करेंगे where लिस्ट। तो एसिंक बनाते हैं db set डॉट टू लिस्ट एसिंक, यहाँ से हमें पूरा डेटा आ जाएगा टेबल में, और हम इसे रिटर्न कर देंगे। ओके, हमें यहाँ इसे अवेट करना है। ओके, अवेट किया। अब अपडेट के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, db set डॉट अपडेट एंटिटी, एसिंक फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे भी एसिंक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बस
और इसको भी हम लोग एसिंक से हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास डीबी सेट में एसिंक फंक्शन नहीं है। ओके, तो ये वाइड रहेगा। इसको हम इंटरफेस में भी एसिंक हटा देते हैं। अब यहाँ हमें एक सेव चेंजेस फंक्शन बनाना है, इंट सेव चेंजेस एसिंक। इससे क्या होगा, जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उसके बाद ये फंक्शन जब कॉल करेंगे तो वो हमारे चेंजेस डेटाबेस पे अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई होंगे। ठीक है, टास्क रिटर्न इंट। चलिए इसको रिपोजिटरी में भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। और इस सेव चेंजेस के लिए हमें डीबी कंटेक्स्ट फाइल की रेफरेंस चाहिए, तो हम इसको यूज़ करेंगे db context डॉट सेव चेंजेस एसिंक को अवेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे। ओके, ये जो रेफरेंस इंटरफेस में हमने ये जो अपडेट फंक्शन बनाया है वो नॉन एसिंक है, इसको वाइड रिटर्न करेगा, टास्क नहीं रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जेनेरिक रिपोजिटरी बनाई है, उसमें गेट ऑल, फाइंड बाई आईडी, ऐड एसिंक, अपडेट, डिलीट एंड सेव चेंजेस मेथड बना लिए हैं। ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ कर दिया है। ठीक, अब हमें इसको रजिस्टर करना है अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। तो चलिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आएंगे हम लोग, यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप आई रिपोजिटरी डिपार्टमेंट। अगर हमें डिपार्टमेंट रिपोजिटरी की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग डिपार्टमेंट इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करा देंगे। ओके, यानी जब हम कोई भी रिक्वेस्ट करेगा आई रिपोजिटरी का विद द डिपार्टमेंट इंटिटी, तो हम लोग एक रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे विद द सेम इंटिटी। ओके, तो चलिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट रिपोजिटरी क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो इसके लिए, इसको यूज करने के लिए हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे, एपीआई कंट्रोलर इम्पटी, और इसका नाम रखेंगे डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे हम लोग पहले इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ओके, और इस कंस्ट्रक्टर में हमको रिपोजिटरी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आई रिपोजिटरी, डिपार्टमेंट के लिए हमें रिपोजिटरी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेम इसका देंगे डिपार्टमेंट रिपोजिटरी। ओके, अब हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे ऐड करने के लिए, तो http पोस्ट एपीआई हम क्रिएट करेंगे और फंक्शन बनाएंगे जो आई एक्शन रिजल्ट को रिटर्न करेगा, और इस फंक्शन का नाम रखेंगे ऐड डिपार्टमेंट, जो रिटर्न करेगा ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है डिपार्टमेंट को, यानी हमारी एपीआई को रिसीव होना चाहिए डिपार्टमेंट में डेटा। ठीक है, और ये डेटा हमारा जो आएगा वो बॉडी से आएगा, फ्रॉम बॉडी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रिपोजिटरी में जाएंगे, जो हमारी रिपोजिटरी है डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, इसको हम लोग फील्ड में असाइन कर लेते हैं। ठीक है, फील्ड में आ गई हमारी डिपार्टमेंट रिपोजिटरी ऐड एसिंक, और इसको अवेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एसिंक फंक्शन होगा और ये रिटर्न करेगा टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट। तो इस तरीके से हमने एक पोस्ट एपीआई क्रिएट की है। हम डेटा सेंड करेंगे डिपार्टमेंट का और उसको हम रिपोजिटरी में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग ऐड करने के बाद हमें डेटाबेस में इसके चेंजेस को अप्लाई करना है, तो हम सेव चेंजेस फंक्शन को भी कॉल करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इन दो लाइन से हमारा डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं करके। स्केलर, अब यहाँ पे आप देखोगे तो डिपार्टमेंट एपीआई भी यहाँ पे आ चुकी है हमारे स्केलर में। ओके, और इसको हम लोग टेस्ट करेंगे इस रिक्वेस्ट को, ये पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है। ओके, और यहाँ पे आप देखो ये डेटा आपसे मांग रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, हम आईडी नहीं सेंड करेंगे, सिर्फ नेम सेंड करेंगे। तो डिपार्टमेंट टेस्ट डिपार्टमेंट 1, या सिर्फ लिख देते हैं इसका नाम डिपार्टमेंट 1। अब इसको हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे, तो ये हमें 200 रिटर्न हुआ, यानी हमारा डेटा ऐड हो चुका है। अब एक और रिक्वेस्ट भेजते हैं, डिबग लगा देते हैं हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर में, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, डेटा यहाँ आ गया। अब आप देखोगे यहाँ हमें बॉडी से डेटा हमें मिल रहा है डिपार्टमेंट 2, और इसको हमने इसमें ऐड किया, सेव चेंजेस किया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, हमारा जो डिपार्टमेंट्स हमने 2 ऐड किए हुए हैं, 2 डिपार्टमेंट्स, वो हमारे टेबल में आने चाहिए।
यू कैन सी हमने डिपार्टमेंट सेव कर दिया है। तो इस तरीके से सेव की पोस्ट एपीआई हमने क्रिएट कर ली है। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग अपडेट की एपीआई क्रिएट करते हैं। ओके, तो अपडेट एपीआई के लिए हम सेम फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और ये रिक्वेस्ट होगी http पुट। ओके, और बॉडी में हमें डेटा आएगा, बट हमें एक आईडी भी आएगी। ठीक है, इस फंक्शन का नाम हम चेंज करते हैं और यहाँ फ्रॉम राउट एक हमें इंट आईडी मिलेगी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट की आईडी होगी और हम लोग क्या करेंगे, अपडेट डिपार्टमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करने से पहले हमें पुराना डिपार्टमेंट क्या है वो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं मॉडल और डिपार्टमेंट जो है हम क्या करेंगे, अवेट डिपार्टमेंट रिपोजिटरी गेट बाई फाइंड बाई आईडी, इसमें हम लोग आईडी भेज देंगे। अब डिपार्टमेंट हमें मिल गया। अब जो है डिपार्टमेंट के नेम को हम लोग मॉडल के नेम में जो नेम डिपार्टमेंट मॉडल ने भेजा है उससे अपडेट कर देंगे। और ये अपडेट फंक्शन हमारा एसिंक नहीं है, सिंक्रोनस है, तो हम अवेट करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। हाँ, यहाँ थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं, ये मॉडल है हमारा। ठीक है, तो हमें डेटा यहाँ से रिसीव हुआ आईडी और मॉडल। ओके, अब पहले आईडी से हमने पुराना डिपार्टमेंट फेच किया और उसके नेम की वैल्यू चेंज की। हमें पता है कि डिपार्टमेंट में सिर्फ नेम है चेंज करने के लिए, तो ये नेम चेंज किया और अपडेट फंक्शन कॉल कर दिया, सेव चेंजेस करके रिटर्न कर दिया। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे आप एक पुट रिक्वेस्ट भी देख रहे हैं, आ चुकी है हमारे स्केलर डॉक्यूमेंट में। तो टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें आईडी देनी है। ठीक है, हमें जो डिपार्टमेंट है फर्स्ट डिपार्टमेंट को चेंज करना है। ठीक है, और उसका नाम हम लोग रख रहे हैं डिपार्टमेंट 1 चेंज। ठीक है, यहाँ पे डिबग लगा लेते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। यहाँ आ गई हमारी रिक्वेस्ट। अब देखोगे आईडी में, ओके, तो हमें आईडी में डेटा नहीं मिला है, तो ये हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि हमें आईडी में तो डेटा चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं अभी के लिए। मे बी हमें यहाँ पे राउट डिफाइन करना है आईडी। ओके, लाइक दिस, लेट्स चेक इट। अब यहाँ पे हमें राउट में डेटा आ चुका है, इसको टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 दिया और डिपार्टमेंट का नाम दिया डिपार्टमेंट 1 चेंज। ओके, अब देख रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब यहाँ हमें आईडी पे 1 आ गया है और मॉडल में हमारा जो नया नेम है वो आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पुराना डिपार्टमेंट डेटाबेस से फेच कर लिया, उसका नेम चेंज कर दिया और उसे अपडेट करने के बाद सेव चेंजेस फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, अब हमारा डेटाबेस में डिपार्टमेंट का नेम चेंज होना चाहिए, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट का नाम हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल, सभी डिपार्टमेंट की लिस्ट सेंड करने के लिए। तो चलिए http गेट फंक्शन यहाँ बनाएंगे। ओके, पब्लिक async टास्क आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल डिपार्टमेंट, ये रिटर्न करेगा ओके लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो चलिए लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी में गेट ऑल फंक्शन है हमारा। ओके, उसको हम लोग कॉल करके अवेट करेंगे और ये जो लिस्ट है उसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ओके, इस गेट ऑल फंक्शन में हमने आईडी नहीं चाहिए, आईडी किस लिए चाहिए भाई। ठीक है, इसको हटाइए और रिपोजिटरी फंक्शन में चलते हैं। जो गेट ऑल फंक्शन है हमारा, वहाँ पे हमें आईडी की ज़रूरत नहीं। अब कंट्रोलर में आके ओके प्रोजेक्ट को रन करेंगे, रिफ्रेश करते हैं हम लोग अपने स्केलर डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं, डिबग लगा लेते हैं। ओके, चलिए रिक्वेस्ट को सेंड किया, रिक्वेस्ट हमारी फंक्शन पे आ चुकी है। डेटाबेस से हमारे सारे डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं, इनको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे और ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऐड, अपडेट और गेट एपीआई क्रिएट कर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिलीट एपीआई क्रिएट कर लेते हैं भाई। तो डिलीट एपीआई के लिए क्या चाहिए, ये अपडेट वाली एपीआई को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको http डिलीट में कन्वर्ट करेंगे और फंक्शन का नाम हम लोग डिलीट करेंगे। यहाँ हमें राउट से आईडी मिल जाएगी और डेटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी से हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, तो डिपार्टमेंट रिपोजिटरी में हम लोग डिलीट एसिंक को कॉल करेंगे और इसको अवेट कर लेंगे। ओके, और उसके बाद सेव चेंजेस को कॉल करेंगे। ठीक है, आईडी मिली, आईडी से हमने डिलीट फंक्शन कॉल कर दिया जो कि हमने यहाँ रिपोजिटरी में बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं।
रिफ्रेश किया और यहाँ पे एक डिलीट रिक्वेस्ट हमारी आ चुकी है, इसको टेस्ट करते हैं। वेरिएबल में सपोज हमें फर्स्ट डिपार्टमेंट को डिलीट करना है, उसकी आईडी हमने यहाँ दी और रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। ओके, और ये 200 रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ गया, यानी हमारा डिपार्टमेंट डिलीट हो गया। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि हमारा ID1 का डिपार्टमेंट डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट ऑल डिपार्टमेंट की एपीआई क्रिएट कर ली है। अब हम लोग इस एपीआई को अपने एंगुलर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में हम लोग डिपार्टमेंट्स एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग एंगुलर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ हम लोग सबसे पहले एक लेआउट क्रिएट करेंगे, हेडर और फुटर, और बीच में हमारा मेन कंटेंट लोड होगा। ओके, इसके बाद हमें एंगुलर मटेरियल में टूल बार कंपोनेंट होता है, उसका यूज करेंगे हेडर क्रिएट करने में। चलेंगे कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आपको टूल बार मिलेगा, इस टूल बार को हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने ऐप कंपोनेंट में, लाइक दिस। और हम यहाँ हेडर में अपने मैट टूल बार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका HTML अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। लीजिए मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करेंगे। और मैट आइकन मॉड्यूल हमें चाहिए, ये दोनों बटन हमें नहीं चाहिए, इनको मैं निकाल देता हूँ। ये मेनू बटन हमें चाहिए होगा, ठीक है, ये मेनू बटन। तो उसके लिए हमें आइकन को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आइकन एंड बटन मॉड्यूल। तो चलिए इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसे हमें एरे में प्रोवाइड करना होता है, लाइक दिस। अभी जो हमारे HTML पेज में एरर है वो हट गई होगी क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर दी हैं। इसका हम लोग नाम रखते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा हेडर क्रिएट हो गया है। अब हम लोग एक साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। तो साइड बार क्रिएट करने के लिए हमें साइड न्यू की रिक्वायरमेंट है। अगर साइड ये बेसिकली ये हेडर साइड बार कैसे डिटेल में क्रिएट करते हैं, मैंने इसका वीडियो अलग से बना रखा है, चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। बट यहाँ मैं जल्दी से ये साइड न्यू कंपोनेंट का यूज़ करूँगा। आपको साइड न्यू मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। उसके बाद जो सैम्पल HTML है यहाँ पे एग्जाम्पल में, आप इसको क्लिक करोगे तो साइड इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आप यूज़ कर लो। मैं थोड़ा और सिंपल अभी कर दूंगा इसको। मैट ड्रॉवर कंटेंट। तो ये मैट ड्रॉवर कंटेनर जो होता है, इसके अंदर दो दो पार्ट्स होते हैं, मैट ड्रॉवर एंड मैट ड्रॉवर कंटेंट। तो मैट ड्रॉवर के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो साइड बार में जाएगा, और मैट ड्रॉवर कंटेंट के अंदर जो भी होगा वो हमारा मेन कंटेंट होगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं। यहाँ अब हम लोग अपना मेन कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मेन हम हटा देंगे। ठीक है, क्लास की हमें ज़रूरत नहीं है, क्लास को हटा देते हैं। इसका बीजी बैकग्राउंड थोड़ा वाइट रखेंगे और शैडो देंगे। ओके, लेट्स चेक इट। अभी ये क्लोज्ड है, अगर इसे आपको स्टार्टिंग में ओपन रखना है तो आप यहाँ ओपन को ट्रू कर दीजिए। आगे हम चल के इसको जब रिस्पॉन्सिव करेंगे अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को, तो हम लोग जब छोटी स्क्रीन होगा तो क्लोज रहेगा, बिग स्क्रीन रहेगा तो बड़ा रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। मे बी अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो एक काम करते हैं, ये इस पे क्लास लगाते हैं, मिन हाइट देते हैं स्क्रीन के बराबर। ओके, तो अभी ये पूरा पूरा साइड बार ही आ रहा है। तो यहाँ इस पे इसकी एक विड्थ देते हैं E60 पिक्सल। ओके, लेट्स चेक। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम पूरा पूरा साइड बार क्यों आ रहा है? ओके, हमें यहाँ ऑटो साइज नहीं लगाना है। ठीक है, और ये जो बीजी वाइट शैडो क्लास लगी हुई है ये यहाँ नहीं लगेगी, ये लगेगी हमारे मैट ड्रावर में। और ये मोड को हम लोग साइड करेंगे। ठीक है,
और ये मेन कंटेंट का हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, जिससे हमें दिखेगा कि मेन कंटेंट कहाँ है और साइड बार कहाँ है। तो आप ये देखिए, ये हमारा हेडर है, ये हमारा साइड बार है, और रेड बैकग्राउंड में हमारा मेन कंटेंट है। तो हेडर का कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। तो हेडर पे हम लोग क्लास लगाएंगे बिजी ब्लू 500। ओके, इंपॉर्टेंट क्लास लगाएंगे। अभी हमारा ये चेंज हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा लेस डार्क करते हैं, अभी सही है। और इस पे बटन पे हम लोग टेक्स्ट वाइट करेंगे। ओके, टेक्स्ट वाइट। सेम हम लोग अपने टेक्स्ट पे भी करेंगे, टेक्स्ट वाइट लाइक दिस। अभी ये सही आ गया है, ठीक है। अब ये जो हमारी बटन है, इसके क्लिक पे हमारा साइड बार ओपन और क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमने ड्रावर रेफरेंस ले रखा है, इसका यूज करेंगे ओपन एंड क्लोज करने के लिए। तो ये जो हमारी बटन है, इस पे हम लोग क्लिक इवेंट लगाएंगे, और ये ड्रावर में एक टॉगल फंक्शन होता है, इसको हम कॉल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो साइड बार अगर ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, और क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, लाइक दिस। तो हम अपने इस मेन कंटेंट को प्ले कर लेते हैं थोड़ा सा, लाइक दिस। और यहाँ पे शैडो को थोड़ा इंक्रीज करते हैं साइड बार में। हाँ, अभी सही आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग मेनू बनाएंगे। ओके, मेनू यहाँ पे। तो मेनू बनाने के लिए हम लोग एक व्यू लेंगे, और उसमें एक लिंक करेंगे, ठीक है। फिर लिंक रहेगा हमारा डैशबोर्ड, फिर दूसरा रहेगा डिपार्टमेंट्स, और यहाँ हम लोग राउट लिंक का यूज़ करेंगे इसको राउटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इंपोर्ट करेंगे राउटर लिंक। इसके बाद यहाँ राउटर लिंक, जब डैशबोर्ड पे क्लिक होगा तो हम इम्पटे यूआरएल पे जाएंगे, ठीक है, रिडायरेक्ट करेंगे। और जब डिपार्टमेंट्स पे क्लिक होगा तो हम डिपार्टमेंट्स पर रिडायरेक्ट करेंगे, लाइक दिस। ओके, और इस पे क्लास लगाते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल्स। देखते हैं, अभी ये साइड बाय साइड है, राइटिंग लाइक दिस। हाँ, और फिर इसको जस्टिफाई सेंटर करेंगे, सेंटर में आ गया हमारा। अच्छा, विथ फुल देनी पड़ेगी तब वो सेंटर में आएगा। ओके, सेंटर पे नहीं आ रहा है तो अच्छा, हमने कॉलम रिवर्स किया है तो आइटम सेंटर क्लास लगेगी। ओके, अभी सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा गैप देना है, 4 का गैप देंगे, और टेक्स्ट हम लोग ब्लू 700 देंगे। ओके, अब ये हमारी लिंक क्रिएट हो चुकी हैं। इनमें एक थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, PF P4। ओके, अब ये हमारी लिंक क्रिएट हो गई है साइड बार में। साइड बार को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना ज़्यादा लार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको 300 पिक्सल कर देते हैं। अभी इन पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसकी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं, और यहाँ हम लोग कंपोनेंट जनरेट करेंगे, ng जनरेट पेजेस। पेजेस फोल्डर के अंदर हम लोग एक होम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक डिपार्टमेंट्स कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट्स। अब इसकी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ राउट डॉट टीएस फाइल में जाएंगे, और यहाँ जब हमारा पाथ इम्पटी होगा तो हम लोग होम कंपोनेंट को लोड करेंगे। ओके, और एक दूसरा राउट हम लोग क्रिएट करेंगे, पाथ। जब हमारा डिपार्टमेंट्स पाथ होगा यूआरएल का, तो हम लोग कंपोनेंट लोड करेंगे डिपार्टमेंट्स का। ओके, लाइक दिस। अब ये हमारी राउटिंग कॉन्फ़िगर हो गई है। अब देखते हैं हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके, क्योंकि हमने यहाँ रीडायरेक्ट किया हुआ है डैशबोर्ड के क्लिक पे और राउटर लिंक के क्लिक पे। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में। इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउट पार्ट कैन नॉट स्टार्ट विथ स्लैश। ओके, सॉरी। तो ये हम इसको स्टार्ट स्लैश से नहीं स्टार्ट कर सकते। ओके, तो अभी आप देखोगे, जब हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट्स तो आ रहा है, पाथ चेंज हो रहा है यहाँ पे, बस हमारा कंपोनेंट लोड नहीं हो रहा है। तो कंपोनेंट लोड कहाँ होता है, राउटर आउटलेट एलिमेंट पे लोड होता है। तो जहाँ पे राउटर आउटलेट होगा कंपोनेंट, वहाँ लोड होगा राउटिंग कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ हम लोग राउटर आउटलेट एलिमेंट को यूज करेंगे। अब जो भी राउटिंग कंपोनेंट्स हैं ये
वो यहाँ लोड होंगे। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। होम पे होम कंपोनेंट लोड हो रहा है, डिपार्टमेंट्स पे क्लिक किया तो डिपार्टमेंट्स कंपोनेंट लोड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना साइड बार और हेडर क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स एपीआई से डेटा लेके आएंगे और इसे यहाँ एक टेबल में शो करेंगे। अब हम अपने डिपार्टमेंट कंपोनेंट पे एक टेबल दिखाएंगे जहाँ पे डिपार्टमेंट्स का डेटा हम लोग एपीआई से फेच करेंगे और उस टेबल में डिस्प्ले करेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए डिपार्टमेंट्स कंपोनेंट में चलेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग एक ड्यूक लेके यहाँ एक हेडिंग लेंगे। यहाँ हेडिंग में हम डालते हैं डिपार्टमेंट्स। अब नीचे एक हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, आगे के वीडियोस में हम लोग एंगुलर मटेरियल की टेबल्स यूज करेंगे, बट अभी डिपार्टमेंट्स एक बेसिक फंक्शनैलिटी है जिसके लिए हम लोग एक सिंपल टेबल ले रहे हैं, तो स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए टी आर ले लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है डिजाइन। यहाँ टी एच देन टी एच। एक में हम लोग आईडी दिखाएंगे, नेम दिखाएंगे डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे एक्शन होगा ऐड एडिट डिलीट के लिए, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा टी एस से टी डी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसा डिजाइन आ रहा है। ओके, क्लास लगाते हैं टेबल की। टेलविंड सीएसएस पे चल के देखते हैं कैसा सीएसएस आता है। ओके, यहाँ टी हेड का यूज करना है हमें, ठीक है। तो टी हेड यूज कर लेते हैं। ये हमारा जो हेडर होगा वो टी हेड के अंदर जाएगा, ठीक है। और बाकी ये हमारा टी बॉडी के अंदर जाएगा। ओके, जो डेटा होगा लाइक दिस। अभी देखते हैं कुछ कोई फर्क नहीं आया है, तो क्लासेस लगाते हैं। आई थिंक ये टेबल ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं इसकी क्लास। कोई फायदा नहीं हुआ। टेबल लेआउट को यूज करते हैं, टेबल ऑटो। तो यहाँ टेलविंड सीएसएस में टेबल लेआउट है, तो यहाँ पे क्लास है टेबल ऑटो। ओके, का यूज करेंगे। फायदा होता है या नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या हुआ, तो टेलविंड सीएसएस से काम नहीं बन रहा है हमारा, हमें खुद की क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले एक क्लास बॉर्डर कोलैप्स की हम लगा लेते हैं, ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ सीएसएस में जाएंगे और टेबल में फिट हम लोग 100% करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ आ गया, ठीक है। बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे। ओके, लेट्स सी आया तो है। तो इसको हमें लगाना है टी एच एंड टी डी पे। ओके, लाइक दिस। और इसमें हमें पैडिंग देनी है टॉप से 4px एंड हॉरिजॉन्टली। अभी हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई है, और यहाँ ये टी एच की जगह पे हमें टी डी यूज करना है, टी डी। तो हमारी टेबल हो गई है क्रिएट। थोड़ी सी हम लोग देंगे पे पैडिंग, क्लास E8, लेट्स सी अभी सही आया है, ठीक है। और ये जो हेडिंग है उस पे क्लास लगाएंगे टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड। अभी हमारा टेबल हो गया है क्रिएट। अब हम लोग इसमें शो करेंगे डेटा। तो डेटा लाने के लिए हमें एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट को क्लोज करके यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक सर्विस ng जनरेट सर्विस, और सर्विसेज फोल्डर के अंदर हम लोग एक http सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस हमारी क्रिएट हो गई है। अब हम सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे हम एक http क्लाइंट इंजेक्ट करेंगे जिसका यूज एपीआई कॉल करने में होता है, ठीक है। http क्लाइंट। अब चूंकि हम यहाँ http क्लाइंट को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हमें एज ए डिपेंडेंसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्रोवाइड हम कहाँ करेंगे, app.config में। यहाँ पे हमें प्रोवाइड http क्लाइंट फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक। अब ये हमें http सर्विस में यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें जो फंक्शन बनाना है गेट डिपार्टमेंट्स, इस फंक्शन का वर्क क्या होगा, ये एपीआई कॉल करेगा और डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है।
कैसे यूज करते हैं इसको, दिस डॉट http डॉट गेट, और ये गेट फंक्शन में हमको यूआरएल देना है अपनी एपीआई का। ओके, तो ये हमारी गेट एपीआई है, ठीक है। इसका यूआरएल हमारे पास ये है, ठीक। इस पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट हम लोग इस तरीके से भेजते हैं और हमें डेटा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो गेट फंक्शन एपीआई है वो क्या रिटर्न करती है। ये डिपार्टमेंट्स का एरे रिटर्न करती है। तो हम लोग एक टाइप फोल्डर बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट डॉट टीएस, और यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे एक इंटरफेस डिपार्टमेंट, उसका नाम हम लोग लिख देते हैं आई डिपार्टमेंट। अब हमारे डिपार्टमेंट में दो फील्ड हैं, एक है आईडी और एक नेम। तो हम लोग उसे यहाँ डिक्लेयर करेंगे। आईडी हमारा नंबर टाइप का है और जो हमारा नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। हमने अपना इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब अपनी एचटीटीपी सर्विस में हम लोग जाएंगे और यहाँ ये बताएंगे कि ये जो एपीआई है वो हमें एरे रिटर्न करता है डिपार्टमेंट टाइप का। ओके, लाइक दिस। तो अब ये फंक्शन जो है वो एक डिपार्टमेंट एरे का ऑब्जर्वर रिटर्न करता है। अब जहाँ पे भी हमें जिस कंपोनेंट में इसको यूज करना है, कंज्यूम करना है, हम वहाँ एचटीटीपी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे और फंक्शन कॉल करेंगे। तो चलिए अपने डिपार्टमेंट्स कंपोनेंट में चलेंगे, यहाँ हम एचटीटीपी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद ng on init फंक्शन बनाएंगे। अपने फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे गेट डिपार्टमेंट्स को, और ये एक ऑब्जर्वर रिटर्न करेगा जिसको हम लोग सब्सक्राइब करेंगे और कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे कि हमें रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, हमें एपीआई कॉल करने पे क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट की एरर आ रही है। तो इस एरर का क्या मीनिंग हुआ, जो हमारा फ्रंट एंड है और जो हमारा बैक एंड है उनका ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों का पोर्ट नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट ऐसे नहीं कर सकते जब तक बैक एंड हमें अलाउ ना करे। तो ये हमें कन्फिगर करना पड़ेगा बैक एंड में। तो हम अपने बैक एंड प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ एक कॉर्स पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कॉर्स, और यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन लेंगे। इस ऑप्शन के अंदर ऐड पॉलिसी का ऑप्शन होता है और उस पॉलिसी का नाम हम देंगे अलाउ क्रॉस ओरिजिन, और यहाँ हम अपनी पॉलिसी दे सकते हैं। तो पॉलिसी पॉलिसी अब इस पॉलिसी में हम लोग हमें कौन सा यूआरएल ओरिजिन अलाउ करना है बता सकते हैं। पॉलिसी डॉट ओरिजिन अलाउ एनी ओरिजिन। अगर हम अलाउ एनी ओरिजिन करेंगे तो सारे ओरिजिन अलाउ हो सकते हैं, और अगर सिर्फ आपको कुछ विथ ओरिजिन करना है तो आप अपना ओरिजिन यहाँ पे डाल सकते हो। अभी के लिए हम लोग अलाउ ओरिजिन कर देंगे, ठीक। एनी मेथड एनी हेडर, तो एनी ओरिजिन एनी मेथड एनी हेडर को हम लोग अलाउ कर देंगे, जिससे हमारा एंगुलर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये ओरिजिन की पॉलिसी क्रिएट कर ली, अब इसको हमें यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐप डॉट यूज कॉर्स में हम अपनी पॉलिसी का नाम यहाँ दे देंगे, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया और हमें यहाँ डिपार्टमेंट्स का डेटा मिल गया, ठीक है। तो डेटा मिल गया, तो इस रिजल्ट को हम लोग स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, ठीक है। वेरिएबल का नाम रखते हैं डिपार्टमेंट, और ये है हमारा एक एरे आई डिपार्टमेंट टाइप का, ठीक है। और इसको हम लोग स्टोर करेंगे अपने रिजल्ट को इसमें, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट को हम लोग अपने HTML में पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ जो ये @for लगाएंगे डिपार्टमेंट्स एरे पे, और इसको हम जो tr है उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब इस आइटम के अंदर जो हमारी आईडी है उसे हम यहाँ दिखा देंगे नेम, और यहाँ एक्शन को अभी खाली रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा डिपार्टमेंट आ चुका है, डिपार्टमेंट का नेम आ गया। यहाँ पे हमें बटन्स देनी है। तो एंगुलर मटेरियल की हम लोग बटन देंगे। बटन कैसे यूज करते हैं, लाइक दिस। तो चलिए
बटन को इंपोर्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे फ्लेक्स और गैप देंगे 4 का। अब यहाँ पे हमें 2 बटन यूज करनी है, तो बटन एडिट और एक बटन हम लोग यूज करेंगे डिलीट के लिए, ठीक है। अब ये सिंपल बटन है, अगर हमें इसे एंगुलर मटेरियल की बटन क्रिएट करना है तो ये एग्जांपल का यूज करेंगे, ठीक है। फ्लैट वाली यूज कर लेते हैं, मैट फैट फ्लैट बटन, तो यहाँ पे इस पे लगाएंगे मैट फैट फ्लैट बटन, देखते हैं इसको, ठीक है। हमारी एडिट एंड डिलीट बटन आ चुकी है। अब इस पे क्लास लगा देते हैं, या कलर देते हैं, कलर रेड 500 कर देते हैं इसका कलर। ये हमारी बटन रेड कलर में आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ डेटा शो कर दिया। अब यहाँ एक ऊपर ऐड बटन देते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को रैप करेंगे एक डिव में, क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन करना पड़ेगा, ओके। एक को राइट में एक को लेफ्ट में दिखाएंगे और इसका कलर हम लोग करेंगे ग्रीन और ये बटन होगी हमारी ऐड, देखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी नीचे इसके मार्जिन दे देते हैं, ज़्यादा मार्जिन हो चुका है तो अभी ये ठीक है। तो हमने अपना डिपार्टमेंट्स का डेटा यहाँ पे दिखा दिया है। अब हमको ऐड बटन पे वर्क करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे एक ड्यू लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फॉर्म हम लोग ले लेंगे एंगुलर मटेरियल का, यहाँ से इस HTML को कॉपी कर लेते हैं और इसको यूज करने के लिए हमें मैट इनपुट फॉर्म फील्ड का इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं, क्लास यहाँ नीचे लोग एक बटन देंगे, ठीक है। बटन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्लास लगाते हैं, फिट देते हैं 300 50px, ठीक है। और इस पे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, या इस पे मार्जिन दे देते हैं ऑटो, ओके। देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। हाँ, फॉर्म हमारा यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जब ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तब ये फॉर्म हमारा ओपन होना चाहिए और ये डिपार्टमेंट्स की जो टेबल है वो हाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, इस फॉर्म ओपन, और स्टार्टिंग में कॉल्स कर देंगे इसको, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा लिस्टिंग का प्रोसेस है उसको हम एक इफ में करेंगे। अगर हमारा फॉर्म ओपन है तो इसको हम शो नहीं करेंगे, अदरवाइज को शो करेंगे, ओके। स्टार्टिंग में हमारी टेबल दिख रही है। अब जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे, तो इस पे क्लिक इवेंट लगाएंगे और इस फॉर्म ओपन को हम लोग ट्रू कर देंगे, ओके। तो जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया हमारा फॉर्म ओपन हो गया। इसको हम लोग और सही कर लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी देर के लिए ट्रू करते हैं। हमें क्या करना है, एक हार्ड हेडिंग देनी है और ये बटन को सेंटर में लेके आना है। ये शैडो यहाँ से हटा के इस फॉर्म पे देंगे और यहाँ एक हेडिंग देंगे ऐड डिपार्टमेंट, क्लास लगाते हैं टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड, देखते हैं सही है। यहाँ पे पैडिंग देंगे 16, भी ज़्यादा हो रहा है ये, पी एक्स 16 एंड PY 6, ठीक। हाँ, और उसके बाद
फॉन्ट हमारा सेमी बोल्ड है। अब यहाँ पे आते हैं, मार्जिन बॉटम देंगे, एक क्लास लगाएंगे W फुल, और इस ड्यू पे W फुल, और इस पे हम लोग मार्जिन ऑटो देंगे इस बटन को सेंटर करने के लिए। ठीक है, अभी भी सेंटर नहीं है, तो फिर सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। अभी हमारा डिपार्टमेंट फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इसमें जो है इस इनपुट को हम लोग चेंज करेंगे नेम। ओके, अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट की वैल्यू देंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जाएगा हमारे डेटा को लेके सर्वर पे रिक्वेस्ट करने। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। इस पे टाइप लगाएंगे बटन, और एक क्लिक इवेंट यहाँ लगाएंगे, क्लिक ऐड डिपार्टमेंट फंक्शन। इस डिपार्टमेंट फंक्शन में हमें डेटा चाहिए, तो हम यहाँ डिपार्टमेंट नेम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम, और इसको हम लोग टू वे बाइंडिंग का यूज करके ng मॉडल, अभी ये सिंपल फॉर्म है इसलिए हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। इसको जब हम लोग ng मॉडल से फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इसको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहते हैं। जो फॉर्म कंट्रोल यूज होता है उसको रिएक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो रिएक्टिव फॉर्म हम लोग आगे यूज करेंगे, अभी इसमें जस्ट सिंपल वन फील्ड है, इसलिए हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज करने के लिए हमें कोड करना पड़ेगा फॉर्म्स मॉड्यूल को। अभी इसकी एरर चली गई। अब हम जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हमें यहाँ डाटा मिलेगा जो भी इस डिपार्टमेंट नेम में है। ओके, तो चलिए देखते हैं मॉडल। अच्छा, हमें यहाँ अगर आप ng मॉडल यूज करते हैं तो नेम एट्रीब्यूट भी आपको देना पड़ेगा। ओके, लाइक दिस। चलिए अभी देखते हैं। हाँ, अब हमें डेटा मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट टी, ठीक, इसको क्लिक किया, यहाँ हमें डेटा मिल गया। अब इस डेटा को हमें एपीआई कॉल करनी है। तो कौन सी एपीआई कॉल करेंगे हम लोग, ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी HTTP सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे ऐड डिपार्टमेंट, और हमें नेम चाहिए। ठीक है, और हमारी जो रिक्वेस्ट होगी पोस्ट होगी और वहां से कोई डेटा रिटर्न नहीं होगा। ओके, तो हम लोग इसको हटा देंगे। इसी रिक्वेस्ट पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, इस यूआरएल पे, और यहाँ से हमारा डेटा जाएगा नेम। नेम हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे। बेसिकली ये जेसन हमें यहाँ से सेंड करनी है, जैसे यहाँ ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से टेस्ट करेंगे तो देखिए ये जेसन यहाँ से जा रही है, तो ये हमें ऐड कर देगा डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसको हम लोग यहाँ पे एज ए कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एपीआई यूआरएल। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस डॉट एपीआई यूआरएल प्लस। क्योंकि हर जगह हमें एपीआई यूआरएल नहीं, बार बार हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका एपीआई यूआरएल चेंज हो गया तो आपको हर जगह कोड में जाके इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट में रखते हैं, और आगे चल के इसको हम इन्वायरमेंट फाइल में भी इसको ले जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए यूज कर रहे हैं, बट ये जाएगा इन्वायरमेंट फाइल में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में आपका एपीआई यूआरएल डिफरेंट हो सकता है। चलिए हमने ऐड डिपार्टमेंट फंक्शन बना लिया है, इसको हम कॉल करेंगे जब हमारा ऐड बटन होगा। ठीक है, http सर्विस डॉट ऐड डिपार्टमेंट, और इसमें हम अपना नेम सेंड कर देंगे, दिस डॉट डिपार्टमेंट नेम, और जब रिजल्ट वहां से आएगा तो हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वहां से कुछ इसमें रिटर्न नहीं आ रहा है, बस हमको यहाँ अलर्ट दिखाना है डिपार्टमेंट, या इसको रखते हैं जनरल मैसेज रिकॉर्ड सेव्ड। चलिए चेक करते हैं, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, एपीआई कॉल हमारे पोस्ट मेथड में आ गई, और डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, अगर हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं
अब रिफ्रेश करने पे हमारा क्या होना चाहिए, टेबल शो होनी चाहिए, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। अब डेटा हमारा यहाँ आ जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट 3 भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब एक काम करना है, जैसे ही हमारा डेटा सेव होगा, हमें फॉर्म को क्लोज़ कर देना है, ठीक है, फॉल्स। अगर फॉर्म को हम क्लोज़ कर देंगे तो टेबल शो होने लगेगी, बट हमारे टेबल्स में डेटा तो है नहीं, जो अभी हमने जस्ट ऐड किया है, तो इस फंक्शन को हमको फिर से कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमने ऐड पे क्लिक किया, डिपार्टमेंट 4 को ऐड किया, ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। फॉर्म क्लोज होने के बाद डेटा हमारा यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐड ऑपरेशन कर लिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये चीज़। तो रिपीट ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, गेट डेटा, गेट लेटेस्ट डेटा, ठीक है। और इसको ng on init पे हम लोग कॉल करेंगे, और जब फॉर्म हमारा सेव हो जाएगा तो भी हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट हम लोग ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, एडिट पर, एडिट का। तो एडिट के केस में एडिट डिपार्टमेंट, और यहाँ से हमें डिपार्टमेंट आएगा जो हमें एडिट करना है, आई डिपार्टमेंट टाइप का, ठीक है। अब जब एडिट फंक्शन पे हम लोग कॉल क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो हमें एडिट डिपार्टमेंट फंक्शन को कॉल करना है, और इस आइटम को हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे, ओके। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट्स ओके। अब जब यहाँ से हमें डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो उसको हम एडिट डिपार्टमेंट नेम में इस डिपार्टमेंट का जो नेम है वो शो कर देंगे, और फॉर्म को इस फॉर्म ओपन को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और यह इज एडिट, क्या हम ये एडिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये फॉल्स रहेगा, ठीक है, और जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे इस डॉट एडिट को हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब इस एडिट का यूज कैसे होगा दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारी ऐड बटन है, वो ऐड बटन हमारी तब होगी जब हमारी, अगर इज एडिट ट्रू है तो हम एडिट की बटन दिखाएंगे, ठीक है, अदरवाइज ऐड की बटन दिखाएंगे। इस बटन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करके अपडेट करते हैं, ठीक है, अपडेट। और यहाँ अपडेट डिपार्टमेंट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, और इसको हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग अपने तो देखते हैं, जैसे ही हमने एडिट किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 आ चुका है, और अपडेट बटन हमारी यहाँ दिख रही है। तो अब अपडेट बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, हमारी अपडेट एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो एचटीटीपी सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, ये हमें देगा ये रिसीव करेगा आईडी एंड नेम, और इस फंक्शन का नाम हम लोग करेंगे अपडेट, और रिक्वेस्ट हमारी होगी पुट, और यहाँ पे हम लोग आईडी को भी कर देंगे, ठीक है। ये हमारी पुट रिक्वेस्ट हो गई डेटा अपडेट करने के लिए। इसको हम लोग कॉल करेंगे सेम जैसे हमने ये कॉल किया है, अपडेट डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ अब हमें आईडी पास करनी है, तो हमें आई थिंक 0 करना चाहिए, एडिट एडिट आईडी, और एडिट आईडी में हम लोग टिप करेंगे डिपार्टमेंट की आईडी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें आईडी भी पता चल जाएगी, और यही आईडी हम लोग यहाँ सेंड कर देंगे, ठीक है। अब इज एडिट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो इसको हम लोग एडिट आईडी में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हमारे पास आईडी होगी तो इसका मतलब हमें अपडेट फंक्शन कॉल करना है, अदरवाइज ऐड फंक्शन कॉल करना है। जैसे ही ऐड हो गया, हमें इस एडिट की आईडी को 0 कर देना है कि नेक्स्ट टाइम के लिए रीसेट हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं,
चेंज किया, अपडेट API हमारी कॉल हो गई, डेटा हमारा अपडेट हो गया। तो ऐड एडिट डिलीट हमने कर लिया है। अब डिलीट के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो डिलीट के लिए हम लोग डिलीट फंक्शन क्रिएट करेंगे और हमें रिसीव होनी चाहिए आईडी। डिलीट बटन पे डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ से हम लोग भेज देंगे .id। ओके, अब हमें एक HTTP सर्विस में डिलीट के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी अपडेट फंक्शन को कॉपी करेंगे, इसका नाम रखेंगे डिलीट और ये फंक्शन मेथड हमारा हो जाएगा डिलीट टाइप का। और डिलीट में हम लोग कोई डेटा नहीं सेंड करेंगे, सिर्फ आईडी से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब डिपार्टमेंट कंपोनेंट में हम लोग इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे और यहाँ हमारा ये जो आईडी हमें फंक्शन में रिसीव हुई है वो जाएगी और ये हटा देंगे। फंक्शन हमारा होगा डिलीट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड और मैसेज हम डालेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड का, ठीक है। तो हमें करने की जरूरत है और फिर लेटेस्ट डेटा हम लोग पिक कर लेंगे। तो चलिए डिपार्टमेंट 2 को हम लोग डिलीट करेंगे। जैसे ही मैंने डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया और डेटा हमारा रिफ्रेश हो गया। तो हमने अपना डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का वर्क कंप्लीट कर लिया है ऐड डिलीट अपडेट का। और इसमें हमने एक सिंपल टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज किया है और टेबल स्क्रैच से क्रिएट की। अब जब हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट करेंगे तब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, सर्चिंग देंगे, पेजिनेशन देंगे। तो हम लोग एंगुलर मटेरियल की टेबल यूज करेंगे और फॉर्म्स को ओपन करने के लिए राउटिंग या तो डायलॉग यूज करेंगे। तो यहाँ पॉपअप डायलॉग आएगा, ठीक है। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.